Good morning, students. In the previous class, we started the chapter Indian Constitution. Na? In the first part of the explanation, we learned about the need and concept of constitution. What is constitution? We studied about that. The formation of Constituent Assembly, Cabinet Mission 1946, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. ओके, नाउ इन दिस पार्ट वी वुड स्टडी अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो इम्पॉर्टेंट फीचर्स इसके क्या हैं? पहला है रिटन एंड लार्जेस्ट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं, बनाए गए हैं, उन सब में लार्जेस्ट है और ये रिटन है. इसमें 395 आर्टिकल्स जो हैं, ये जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जबकि 7 आर्टिकल्स हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, 147 आर्टिकल्स कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और 128 आर्टिकल्स ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ना. ये इसका फर्स्ट फीचर है. नेक्स्ट क्या है? इट इज़ रिगिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल. रिगिड का मतलब क्या होता है? कठोर, जिसे ईजिली हम चेंज नहीं कर सकते. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला, जिसे हम जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं या फिर बदल सकते हैं, है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक समय पर रिगिड है तो फ्लेक्सिबल भी है. रिगिड कैसे है कि इसको अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो इसकी प्रोसीजर बहुत टफ होती है ना. और फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है. ठीक है, कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो सिंपली मेजॉरिटी से इसको अमेंड होता है. कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होते हैं जिसमें स्पेसिफिक मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है और इम्पॉर्टेंट जो मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है. लेकिन कुछ और ऐसे भी अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी जो स्पेसिफिक इसमें मेजॉरिटी लेनी पड़ती है, जिसमें लगभग 50% लोगों का 50% स्टेट्स का मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है ना. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इसमें और रिगिडिटी भी होती है. ठीक है. सोवेरियन स्टेट का मतलब क्या है कि हमारा देश अपने फॉरेन और डोमेस्टिक सारे डिसीज़न खुद ही लेता है, सारे पॉलिसीज़ खुद ही बनाता है. ये किसी भी फॉरेन रूल के अंडर में अपनी पॉलिसीज़ को नहीं बनाता है. देन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो इंडियन सोसाइटी है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या है? सोशलिस्ट डेमोक्रेसी पर आधारित है. सोशलिस्ट का मतलब है कि जो सोसाइटी में रहने वाला हर व्यक्ति है, एटलीस्ट उसको उसको जो उसकी बेसिक नीड्स हैं जो फुलफिल होंगी. दैट इज सोशलिस्ट मतलब समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का वेलफेयर, हर व्यक्ति का के इंटरेस्ट में काम करना. सेक्युलर का मतलब क्या है? इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है. इसका अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं है. यहाँ रहने वाले हर धर्म के लोग फ्रीली इंडिपेंडेंटली अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. ओके. देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया है. इट मीन्स इस सिस्टम के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं वो मिनिस्टर्स की काउंसिल में वेस्ट होती हैं और प्रेसिडेंट जो है टिटुलियर हेड होता है. साथ में जो काउंसिल मिनिस्टर हैं वो उन पर कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट उन पर आ जाता है, पार्लियामेंट में अगर पास कर दिया जाता है, तो जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उन्हें रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है. तो पार्लियामेंट के हाथ में पावर होती है. ओके. देन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है. यहाँ पर हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट है. इसका मतलब फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि यहाँ जो गवर्नमेंट पावर है जो गवर्नमेंट की, वो डिवाइडेड है सेंटर में और स्टेट में.
है ना। सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को पावर्स मिली हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश का रिटिन है और रिगिड है और जो है सुप्रीम भी है। सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। सुप्रीम कोर्ट साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के लिए पावर्स भी इंटरप्रेट करता है और डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स जो अराइज हो रहे हैं सेंटर और स्टेट के बीच में उसे कैसे सुलझाना है। ठीक है। देन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी, जो जुडिशियरी हमारे देश में न्याय व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का भी दबाव नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्हें इंडिपेंडेंस दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियरी को पावर दिया है लॉज इनेक्ट करने का पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर जो एग्जीक्यूटिव के जो ऑर्डर्स हैं वो भी पास करने का अधिकार इन्हें मिला हुआ है। और जो एग्जीक्यूटिव है वो इस तरह के लॉज और ऑर्डर डिक्लेयर अगर करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल या वॉइड साबित कर सकता है। Suitable provision have been made in Constitution to ensure impartial functioning of the judiciary. Constitution में कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाए गए हैं जिससे जुडिशियरी का जो फंक्शन है वो इम्पार्शल होता है और इंडिपेंडेंट होता है। जुडिशियरी की इम्पार्शलिटी डिपेंड करती है कि जो जजेस हैं उनका रिमूवल और उनका रिक्रूटमेंट किस मैनर में होता है, उनकी जो वर्किंग और सर्विस कंडीशन है वो कैसी हैं। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस रिगार्ड, बट द प्रेसिडेंट डजंट हैव द पावर टू रिमूव देम। प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट तो कर सकता है पर उन्हें रिमूव नहीं कर सकता है। जो सैलरी और अलाउंस जजेस को मिलती है सुप्रीम कोर्ट के उसे रिड्यूस नहीं की जा सकती जब तक वो अपनी ऑफिस में टेन्योर पर है ना। तो इस प्रोविज़न के कारण जो जुडिशियरी है वो फ्री होती है और उस पर एग्जीक्यूटिव का प्रेशर नहीं होता है। देन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, है ना। हर सिटीज़न के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। और हमारा जो संविधान है इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, है ना। तो ये जो राइट्स मिले हुए हैं, है ना, ये किस लिए दिए गए हैं? ताकि देश में रहने वाले हर व्यक्ति को उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिले। अगर किसी केस में उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है, कोई इस अधिकार को उसके छीनता है, तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो अप्रोच कर सकता है और इमरजेंसी के दौरान भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में जोड़ा गया है, उसके पहले नहीं था। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का उस समय 1976 में इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किए गए हैं। इनमें से ये जो दिए हैं क्या क्या है कि जितने भी सिटीज़न हैं उन्हें अपने नेशनल फ्लैग का, अपने नेशनल एंथम का, अपने संविधान की का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और सेकंड क्या है? नेशनल स्ट्रगल में जिन भी फ्रीडम फाइटर्स ने अपना जीवन कुर्बान किया है, शहीद हुए हैं, उन सब के नोबल आइडियल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, उनसे इंस्पायर होना चाहिए। अपनी कंट्री की सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है, कंट्री को डिफेंड करना है, नेशनल सर्विसेज में जाना है और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें अपने देश के लिए अपनी जान भी देनी है। अपनी कंट्री में हार्मनी और ब्रदरहुड बना के रखना है लोगों के बीच में। रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और जो रीजनल सेक्शंस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, इनको ध्यान में ना रखते हुए सबको एक होकर के रहना है। ठीक है। अपनी कंट्री की जो रिच हेरिटेज है, हमारा कंपोजिट कल्चर है, इसको प्रिजर्व करना है और आगे की जो जनरेशन है उसमें ट्रांसफॉर्म भी करना है। नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है जिनमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ ये सब आते हैं।
साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, ह्यूमैनिज्म को बढ़ावा देना है और इंक्वायरी और इंफॉर्मेशन की स्पिरिट को बढ़ाना है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, सुरक्षित रखना है और वायलेंस से बचना है, ठीक है। और इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का हर स्फेयर में एक्सीलेंस हो, उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए कलेक्टिव एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे हमारा देश जो है हाई लेवल पर अचीवमेंट्स इंडिवर कर पाए और अचीव कर पाए, है ना। जो भी गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनका ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करें और उन्हें 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको किसी भी उनको जो है शिक्षा दें और उनको स्कूल भेजें। तो दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर इंडियन पीपल, ठीक है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो दिए हुए हैं गवर्नेंस के, उसमें डिस्क्राइब किया गया है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के लिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में गाइडलाइंस का काम करते हैं। हालांकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो कोर्ट के थ्रू डायरेक्ट नहीं किए गए हैं और ना ही उनके थ्रू एनफोर्स किए गए हैं, लेकिन ये गुड गवर्नेंस के लिए एसेंशियल हैं। तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू हम भारत को एक कल्याणकारी राज्य बना सकते हैं। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने देश में रहने वाले हर व्यक्ति को जो 18 साल से ज़्यादा की एज का है उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया है ना। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस, कास्ट, सेक्स या उसका प्लेस ऑफ बर्थ जो भी हो, किसी भी कारण से उस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है। वो 18 साल से अगर अधिक का व्यक्ति है तो उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है वोटिंग के थ्रू, ओके। इन शॉर्ट उसे वोट देने का अधिकार है। देन सिंगल सिटीजनशिप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल सिटीजनशिप के प्रिंसिपल को, सिद्धांत को अडॉप्ट किया। इसका मतलब ये है कि ही और शी इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन द कंट्री। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश में रह रहा है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या देश के किसी भी भाग में रह रहा है ना, तो वो केवल उस स्टेट का सिटीज़न नहीं है बल्कि पूरे देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है। चाहे हम कंट्री के किसी भी पार्ट में रह रहे हों, बट अल्टीमेटली हम सिटीज़न कहाँ के हैं? इंडिया के सिटीज़न हैं। दैट इज़ सिंगल सिटीजनशिप, ओके। और जो सेम राइट्स और जो सेम पावर्स हम इंजॉय करते हैं, हम चाहे देश के किसी भी भाग में रह रहे हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे वो इस फैक्ट से अवेयर थे कि जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ क्लोजली एसोसिएट है उनके कल्चर से और उनके रिच हेरिटेज से, उनकी जो धरोहरें हैं। हमारे देश की जो पहचान है वो इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर या फिर उनकी बिलीव्स पर हैं, साथ ही साथ उनके कल्चरल ट्रेडिशन, बिलीव्स और नेशनैलिटी की फीलिंग्स पर भी बेस्ड हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ही नहीं है बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। इसमें हमारे देश के कल्चर और नेशनल वैल्यूज़ भी कंटेंड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसमें हमारे कंट्री के कल्चरल और नेशनल हेरिटेज को शो किया गया है, डिपिक्ट किया गया है उनके कुछ पिक्चर्स के थ्रू। ये जो पिक्चर्स हैं इसमें मोहनजोदारो और वैदिक पीरियड के कुछ पिक्चर्स हैं, साथ ही फ्रीडम मूवमेंट पीरियड के उस पीरियड के कुछ पिक्चर्स हैं। ये जो पिक्चर्स हैं जिसमें मोहनजोदारो का बुल सील दिखाया गया है और ये भी पुष्पक विमान में राम और सीता के अयोध्या वापसी का, लंका विजय करके जो आ रहे होते हैं उसकी पिक्चर डिपिक्ट की गई है। साथ ही भगवान कृष्ण जो अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, इस पिक्चर को डिपिक्ट किया है। लॉर्ड बुद्धा, महावीर स्वामी, अकबर और मुग़ल आर्किटेक्चर, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, टीपू सुल्तान और महात्मा गांधी का दांडी मार्च, हिमालयाज, इंडियन ओशन, ये सारे पिक्चर्स डिपिक्ट किए गए हैं। ओके, सो द चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। नाउ
you would have to write the terms given here, and I will send the book work and question answer after that. Okay, till then, goodbye.